ओके तो सबसे पहले लिखो कंजर्वेटिव फोर्स में लिखो पहली चीज कंजर्वेटिव फोर्स लिखो उसमें if the work done by the force if work done by the force work done by the force depend doesn't depend depends on if work done by the force doesn't depend on path of the object and only depends on initial and final position and final position of object, then the force is called conservative force. Okay, जल्दी से लिख लो. If work done by the force doesn't depend on the path of the object and only depends on initial and final position, then the force is called conservative force. वीडियो ऑन कर लेना बेटा सब लोग. लिख लिया? यस सर, लिख लिया सर. ओके अब देखो बेटा कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करेगा, राइट? तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, घूम फिर के वापस पॉइंट ए पे ही आ जाता है, राइट? तो इस केस में क्या होगा? वर्क डन बाय, अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स के हिसाब से ये हो रहा है तो बताओ वर्क डन कितना आएगा? ए से चल के वापस ए तक आने का वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, राइट? बिकॉज पाथ पे तो डिपेंडेंसी है नहीं, पॉइंट पे ही है. इनिशियल जो पॉइंट है वहीं पे घूम फिर के वापस आ रहा है, तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स कितना आएगा? जीरो. बट अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता तो कुछ वर्क डन हो सकता है, तब जीरो वर्क डन नहीं होगा. समझ में आया? तो लिख लो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, work done by the conservative force in a closed path is always zero. एक बार रिपीट कर सकते हो? Work done by the conservative force in a closed path is always zero. Work done by the conservative force in a closed path is always zero. क्लोज पाथ पे जब रिवॉल्यूशन मतलब क्लोज पाथ पे जब ट्रैवल कर रहा है तब वर्क डन कितना होगा? जीरो. कब? जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होगी तो, राइट? क्लोज पाथ का मतलब वही हुआ कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो जाए. तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो. सुजनम, हिनल, स्नेहा, श्रेय, यश्मि, मोहित, निकाल दो या चालू रखो तुम्हारा क्लास? आर्य मोरे, मोहित, श्रेय, स्मित, स्वयं. सर 1 मिनट में कर रहा हूँ. अब से जिसका वीडियो ऑफ दिखेगा क्लास से बाहर चला जाएगा वो. चलो कोई डाउट? लिख लिया? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो. नेक्स्ट हेडिंग डाल दो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और उसमें क्या आएगा? इफ वर्क डन बाय द फोर्स depends on path of the object and doesn't depends on initial and final position of the object, then the force is called non-conservative force. Okay, लिख लो जल्दी से. यस.
if work done by the force depends on path of the object and doesn't depend on initial and final position of the object, then the force is called non-conservative force. लिख लो फटाफट. स्नेह श्रेय अभी भी वीडियो ऑफ है. सक्षम, अब अगर किसी का ऑफ होगा बाहर निकल जाएगा, मैं पूछूंगा नहीं, मैं बताऊंगा नहीं. चलो लिख लिया इतना. यस सर एक मिनट जल्दी लिखो. कोई डाउट? लिखो आगे. लिख लिया? हाँ. बड़े आगे. चलो नेक्स्ट लिख लो. कंजर्वेटिव कौन कौन से होते हैं? तो लिखो ग्रेविटेशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ग्रेविटेशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स. ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड स्प्रिंग फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स. इसके अलावा जो भी फोर्स है वो सारे क्या हो जाएंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएंगे. ओके, इसके अलावा जितने भी है वो सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. लिख लिया? ग्रेविटेशन, स्प्रिंग फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स. इसके अलावा सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, कोई डाउट? नो सर. चलो इसका मतलब थोड़ा और समझते हैं. कंजर्वेटिव फोर्स एज अ ग्रेविटेशन फोर्स को एज अ कंजर्वेटिव फोर्स मानेंगे तो जब इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां ले जाते हैं तो कितना वर्क डन होगा? लेट्स से मैं पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर जाके इधर ले आया. ये मेरा एक पाथ हो गया. दूसरा पाथ में ले आता हूं, मान लो यहां से कितना लेके आया. ये पूरे प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा? ए से स्टार्ट किया, बी तक पहुंचा और बी से वापस ए तक पहुंचा. व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? 0. कुछ करने की जरूरत नहीं है, 0 आंसर आएगा. राइट? वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आएगा? 0. क्यों? जितना वर्क एक जगह से वापस बी तक गया और वापस यहां से इधर आ गया, सो टोटल एक साइक्लिक प्रोसेस हो गई. ओके, एक क्लोज पाथ हो गया. क्लोज पाथ का वर्क डन कितना होता है? 0. 0. कोई डाउट इसमें? नो सर. नो सर. कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट आगे लिख लो पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट लिखो पोटेंशियल एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी is only defined for conservative force. कंजर्वेटिव फोर्स. पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन कर सकते हैं हम? सर वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे फोर्सेस के लिए. एक मिनट रुक जाओ, अभी बंद कर रहा हूं. सिर्फ और सिर्फ ऐसे फोर्सेस के लिए जो क्या होते हैं? कंजर्वेटिव होते हैं. समझ में आ रहा है? जो फोर्स कंजर्वेटिव होगा उसी के लिए मैं पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकता हूं. ये पॉइंट पहला समझ में आ गया? समझ में आ गया ये पॉइंट? ओके, तो पहली चीज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है या डिफाइंड नहीं है? डिफाइंड है. दिख रहा है? नहीं दिख रहा? अब दिख रहा होगा. ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैं बोल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यस इट इज आल्सो पॉसिबल. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यस. तो जो बेटा हम लोग स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहे थे वो क्या क्रिएट कर सकता है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट कर सकता है. क्या मैं कभी ऐसा बोल सकता हूँ फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी?
मस्कुलर पोटेंशियल एनर्जी, ऐसी सारी कोई चीज होती है? No, sir. ओके, तो ऐसी कोई चीज नहीं होती। फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी, मस्कुलर पोटेंशियल, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं होता। तो ग्रेविटेशन सॉरी पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इसके लिए बात कर सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही बात हो जाएगी। आया समझ में? ये क्या होता है वो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, नेक्स्ट पॉइंट लिखो पोटेंशियल एनर्जी में, द नेगेटिव ऑफ वर्क डन, द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, the negative of work done by conservative force is called potential energy, is called the negative of work done by conservative force is called potential energy। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पोटेंशियल जो हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क होगा, ओके, नेगेटिव ऑफ वर्क डन मतलब क्या हुआ, उस फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क हो रहा है, उस वर्क को हम क्या नाम दिया हुआ है, उस वर्क को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है या ऊपर से चला गया बहुत ही इजीली? समझ में आ रहा है ऊपर से गया? स्मिथ भट्ट आ रहा है समझ में? यस सर। श्रेयन मनन बाय बाय। समझ में आ रहा है ये? ओके, द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जब भी हम लोग कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में जो भी वर्क करते हैं, वो एनर्जी कहाँ चली जाती है? वो एनर्जी चली जाती है या फिर वो एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है ऑब्जेक्ट में एज अ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इस मार्कर को मैं नीचे से ऊपर तक लेके आ रहा हूँ, ओके, तो ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ लग रहा है? इस पे लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड है, ओके। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, तो ग्रेविटी ने वर्क डन कैसा किया? ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया? पॉजिटिव वर्क किया या नेगेटिव वर्क किया? पॉजिटिव। ग्रेविटी ने पॉजिटिव वर्क किया, नेगेटिव किया? पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क किया या नेगेटिव वर्क? ग्रेविटी ने कैसा वर्क किया? नेगेटिव वर्क। मैं एक ऑब्जेक्ट को इधर से इधर ले जा रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट का मास है m, तो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा mg, इसका डिस्प्लेसमेंट s जितना मैं बोल रहा हूं ऊपर की तरफ हो रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव आएगा ना, -mg इंटू s की जगह पे मैं हाइट को h बोल देता हूं, तो -mgh। ये क्या आया? ये क्या आया? वर्क डन बाय ग्रेविटी। यस सर। अरे यार सर, समझ में शोर। हाँ बोलो। सर एनर्जी स्टोर होने से क्या मतलब? हाँ सर। मैं बताता हूँ, यहाँ तक बताता हूँ, यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। वर्क Yes, डन sir. बाय ग्रेविटी कितना आया? -mgh। ओके, पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ या ना? यस सर। हाँ या ना? तो बताओ, यहां से जब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स कितना है? -mgh। कितना आया पोटेंशियल एनर्जी उसके पास? mgh जितनी पोटेंशियल एनर्जी आई, बोल सकते हैं ऐसा? Yes, sir. कोई डाउट किसी को इसमें? हाँ सर। हाँ ना, जल्दी बोलो। हाँ ना, जल्दी बोलो। ओ Oh, सर। sir. ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी समझ में आई? mgh। Yes. हाँ सर। बड़े आगे? Yes. हाँ सर। यस। पक्का? यस। अब बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है या फिर स्टोर्ड एनर्जी का मतलब क्या है। तो जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को नीचे से जब मैं ऊपर लेके आ रहा हूं, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है, ओके, बिकॉज वो एक हायर पोजीशन पे है उसकी वजह से।
तो वो जो पोजीशन की वजह से एनर्जी स्टोर होती है उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो जब वो हायर एनर्जी लेवल या फिर हायर हाइट पे आ जाता है तो उसके अंदर एक और एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, और उस स्टोर्ड एनर्जी को मैंने नाम दिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो। Yes. कोई डाउट? No, सर। सर ओके, हाँ बोलो। सर हम लोग ग्रेविटी को -mgh लिखते हैं, फिर हम लोग मतलब उसका वर्क डन नेगेटिव होगा -mgh, और हम लोग अपवर्ड फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने के लिए तो उतना अपवर्ड वर्क डन भी उतना पॉजिटिव वर्क mgh होगा। हाँ, तो दोनों को सर नेटवर्क जीरो हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट के पास कोई एनर्जी नहीं बचेगी, फिर भी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी रहती है, वो नहीं कैसे? नहीं नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो। दो टाइप की एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया। अच्छा, हेडिंग डाल दो छोटा सा, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऐसा लिख लो। पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारी टाइप की होती है, ओके, और उन सबको हम लोगों ने डिफाइन किया कैसे? इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसे हमने डिफाइन किया। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ध्यान से सुनना। एक होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा? वर्क डन बाय, अरे ऑल द किसके फोर्स ऑफ इक्वल होगा? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। दूसरी हमने डिफाइन की पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अब एक और चीज बेटा याद रखना है, कंजर्वेटिव नाम कहां से आया? कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे कंजर्व हो सकता। कंजर्व होने का मतलब क्या होता है? सेम रहेगा, चेंज नहीं होता है। तो कंजर्वेटिव का हम लोग एक चीज ऐसा बोल सकते हैं कि उस फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, हम वापस ला सकते हैं एनर्जी के टर्म्स में। जैसे कि मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से फ्रिक्शन। एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं इधर से इधर लेके आता हूं, तो मान लो इधर से इधर लेके आएंगे, फ्रिक्शन क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, हाँ या यस ना? सर। Yes. तो फ्रिक्शन ने मान लो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, और ये मैं डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं 5 मीटर का। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? -25 जूल, हाँ या ना? अरे हाँ Yes, ना, sir. जल्दी बोलो। हाँ सर। 2 लोग सुन रहे, बाकी कोई नहीं सुन रहा। यस सर। वर्क डन सर बाय मैं वीडियो बंद कर दूं क्या? फ्रिक्शन हो आपकी जाएगा। स्क्रीन ब्लर आ रही है बहुत। रेज एंड करके रखना फिर। क्या बोल रहे हैं सर? रेज हैंड कर दो, रेज ओके सर, हैंड। ओके सर। अगर सर वीडियो ऑफ क्या कर रहे हो बोला तो रेज आपने? हैंड कर लो। आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है अब? हाँ सर अभी आवाज आ आ रही रही है है, अभी? हाँ सर अभी आ रही है। तो ये ऑब्जेक्ट है एक, उसको किसी ने धक्का दिया, उस फोर्स की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर जितना। जब भी 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? -25 जूल हुआ। आ रहा है समझ में? यस सर। अब एक बात बताओ, क्या इस बॉक्स को मैं वापस खींच के यहाँ पे ले आऊंगा तो क्या ये जो 25 वर्क जो हम लोगों ने लूज किया, क्या वो वापस मिल सकता है? क्या ये एनर्जी वापस मिल जाएगी? No, sir. नहीं मिलने वाली ना। एक बार फ्रिक्शन ने जो एनर्जी का लॉस कर दिया, 25 जूल वर्क का जो लॉस कर दिया, वो वापस नहीं मिलने वाली। बट अगर इसकी जगह सर ये पे नहीं समझ आया। क्या समझ में नहीं आया? सर वो एनर्जी लॉस होना फिर वो स्टोर अच्छा होना वो क्या अच्छा है? अच्छा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वेरी गुड। ओके ओके, कोई बात नहीं, भूल जाओ, मैं वापस अच्छी तरह से दूसरे मेथड से समझाता हूँ, सुनो ध्यान से। लेट्स से तुम्हारे पास एक टॉय कार है, ये कार है। तुमने एक बहुत ही स्मूथ सरफेस क्रिएट की। स्मूथ सरफेस मतलब इतनी स्मूथ कि फ्रिक्शन, इस पे मैं फ्रिक्शन 0 मान सकता हूँ। क्या मान सकता हूँ? फ्रिक्शन को क्या 0। मान सकता हूँ? 0 मान सकता हूँ। तुम्हारा दूसरा कोई फ्रेंड है, उसके पास भी सेम टॉय कार थी,
वो एक रफ सरफेस पे टॉय कार को चला रहा है। रफ मतलब ऐसा नहीं समझना कि बहुत रफ, नॉर्मल जो हमारा रोड होता है वैसा। ओके, अब दोनों एक ही स्पीड से जा रहे हैं, वी और वी। दोनों की स्पीड कितनी है? दोनों ने V स्पीड कितनी है टॉय कार की? वी स्पीड से दोनों कार चला रहे हैं। कोई प्रॉब्लम? नो सर। मैंने क्या किया, अच्छा एक बात बताओ, ये स्मूथ सरफेस है, चलती रहेगी, कुछ भी नहीं होगा। नो। हाँ हाँ या सर। ना, स्मूथ सरफेस है तो चलती रहेगी, कुछ होगा ही नहीं। यस मैं ऐसा सर। बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एक स्प्रिंग रखी है। क्या रखी है इधर? स्प्रिंग। एक स्प्रिंग रख दी, राइट? एक स्प्रिंग रख दी, वेरी गुड। और यहाँ सर, am I audible? यस यस सर। सर। यस सर। दोनों में कार जा रही है, एक की जगह पे स्प्रिंग रखी है, यहाँ पे मैंने स्प्रिंग ब्रिंग कुछ नहीं रखा। ओके, मैं देख रहा हूँ कि ये स्प्रिंग मैंने इस तरह से अटैच किया या फिर इस तरह से मैंने कुछ अरेंजमेंट किया कि 10 मीटर ट्रैवल करके ये रुक जाएगा। मतलब 10 मीटर जब ट्रैवल करेगा, ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, तब स्प्रिंग जो है वो पूरी की पूरी कंप्रेस हो गई होगी, मैक्सिमम जितना कंप्रेशन हो सके, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इतनी कंप्रेस होने पे ये रुक गया। समझ में आया? यस सर। कोई डाउट? ओके, नो सर। सिमिलर चीज मैंने यहाँ पे की, पर यहाँ पे स्प्रिंग जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ पे तो क्या है, फ्रिक्शन है, और 10 मीटर पे जाके फ्रिक्शन इसको रोक सकता है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। बताओ, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? हाफ एम वी स्क्वायर। दोनों का मास सेम है, दोनों का स्पीड सेम है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियली सेम सेम हुई। हाँ होगी। या ना? यस। सेम होगी। डाउट? नो सर। दोनों को धक्का दे दिया, दोनों 20 स्पीड से चल रही थी। चलने के बाद 10 मीटर पहले मैंने देखना चालू किया कि जैसे ही 10 मीटर पहले, मान लो ये स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ इसकी इतनी लंबी थी, नॉर्मल लेंथ स्प्रिंग की ऐसी थी, आ रहा है समझ में? तो जैसे ही ये कांटेक्ट में आएगा, धीरे धीरे रुकना चालू कर देगा, और 10 मीटर जाके वो रुक गई। सिमिलरली इधर भी होगा कि जैसे जैसे चल रहा है फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स फाइनली रुक जाएगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी? जीरो। यहाँ की भी जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितनी? जीरो। जीरो। आ गया समझ में यहाँ तक? हाँ सर। कोई डाउट? चलो, अब लेट से फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है पीछे की तरफ, लेट से दैट इज 10 न्यूटन। कितना फ्रिक्शन फोर्स? कितना? 10 न्यूटन। चलो, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? 10 न्यूटन फ्रिक्शन और 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना 100 हुआ? जूल। -100 जूल। आया समझ में? यहां तक कोई डाउट? नो सर। अरे यार, नो बोलते नहीं है कोई सर। भी। चलो, दूसरा, दूसरे में तो स्प्रिंग फोर्स लगा रही है, इधर स्प्रिंग फोर्स लगा रही है। अब एक बात सिंपल है कि जैसे जैसे ये नजदीक जाएगा, वैसे वैसे स्प्रिंग का फोर्स चेंज होता रहेगा। स्प्रिंग एक कांस्टेंट फोर्स नहीं लगाता, स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है? चेंज होता रहता है। बट मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं कि यहां से यहां तक का जो स्प्रिंग का एवरेज फोर्स लगा, स्प्रिंग का कैसा फोर्स बेटा? एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स में वापस अभी मान लेता हूं 10 न्यूटन फॉर जस्ट अ सिंप्लिसिटी। स्प्रिंग फोर्स मैंने कितना माना? कितना माना? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन स्प्रिंग फोर्स मान लिया। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स भी कितना होगा? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स भी कितना होगा? 10 वही -100। एवरेज -100। फोर्स 10 ले लिया, इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 लिया, -100। -100 जूल स्प्रिंग फोर्स वर्क हुआ। हाँ या ना? सर आपकी आवाज यस कट सर, गई। आपकी आवाज नहीं आ रही थी बीच में। हाँ सर, नहीं आ रही थी। आ रही है अब? हाँ अभी आ सर। रही अभी है। आ रही अब है। आ रही है? हाँ सर। कोई डाउट? नो सर। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर।
ओके, सो अब एक बात बताओ, ये जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है वो कहाँ जाएगा? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है उस, अच्छा यहाँ तक सबको समझ में आया नहीं आया वो बताओ? हाँ सर, वहां तक आ गया। यहाँ तक हाँ सबको समझ में आया? अच्छा, अब एक बात बताओ, इसके बाद क्या होगा? यहाँ तक हमने ये कार को रोक दिया था, यहाँ पे ये कार इधर भी रुक गई थी, ओके। इसके बाद क्या होगा वो बताओ, दोनों केसेस में इसके बाद क्या होगा? सर पहले केस में स्प्रिंग अपना फोर्स लगेगी, जिससे वो बॉक्स पीछे चला जाएगा वापस। बॉक्स क्या होगा, अब वापस जाएगा, हाँ Yes. सर। राइट। और दूसरे केस में क्या होगा? दूसरे में कुछ नहीं। दूसरे में वो बॉक्स कुछ ना होगा, वो रुक रुक जाएगा। बॉक्स वहीं का वहीं रुका रहेगा ना, हाँ Yes. पड़ा रहेगा सर। वहीं का वहीं, कुछ नहीं होने वाला। हाँ या ना? यस सर। यस सर। कोई डाउट? No, sir. नो सर। ओके, सो हो क्या रहा है देखो ध्यान से, ये जो स्प्रिंग ने जितना वर्क किया, स्प्रिंग ने वर्क डन किया -100, ओके। बट अगर इस स्प्रिंग को तुम वापस नेचुरल लेंथ में आने दोगे तो क्या होगा, वो वापस -100 जो इधर था वापस इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, Yes. वापस Yes, sir. उतना काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? मतलब स्प्रिंग के वजह से जो भी वर्क डन हो रहा है उसका वेस्ट नहीं जा रहा है, उसको मैं वापस निकाल सकता हूँ स्प्रिंग में से बाहर। कि भाई तुम जब कंप्रेस थी तब तुम्हारे अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो गई थी, जैसे ही इसकी लेंथ वापस नॉर्मल आएगी तो उतनी ही एनर्जी वो क्या कर लेगा, रिलीज कर देगा। हाँ ना? Yes. हाँ सर। जबकि इधर क्या होगा, इधर ये -100 जूल फ्रिक्शन ने खा गया, वापस मिलेगी क्या? No. तुम फ्रिक्शन को बोल सकते हो नो वापस सर। 100 वापस दे दो, नहीं, वो नो तो सर। एटमॉस्फेयर में लॉस हो गई, हीट में कन्वर्ट हो गई, वापस मैं उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। आ रहा है समझ में? Yes. यस सर। समझ में आया? कोई डाउट? No, sir. सिमिलरली अगर मान लो मैं एक पेन को, इधर ये मेरी पेन दिख रही होगी, मार्कर दिख रही होगी, इसको मैं नीचे से यहां तक लेके आ रहा हूं, तो ग्रेविटी ने क्या किया, कुछ वर्क किया होगा। मैं छोड़ दूंगा तो क्या हो रहा है, वही वर्क का वापस कन्वर्जन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, वही वर्क इसके यस अंदर सर। वापस काइनेटिक एनर्जी में आ रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो जब कंजर्वेटिव फोर्स जब भी वर्क डन करता है, कंजर्वेटिव के फोर्स के अगेंस्ट में जो भी वर्क डन होता है वो हमको वापस मिल सकता है, गायब नहीं होने वाला। नॉन कंजर्वेटिव में वो फोर्स क्या हो जाता है, हीट में नॉन कंजर्वेटिव में कन्वर्ट हो वो जाता है। फोर्स गायब हो जाता है, कन्वर्जन नहीं हो सकता वापस। आ रहा है समझ में? यस कंजर्वेटिव सर। नॉन कंजर्वेटिव का बेसिक डिफरेंस। Yes. कोई डाउट इसमें, बेसिक डिफरेंस में कोई डाउट? नो ओके, सर। तो कंजर्वेटिव के सामने एक और चीज लिख लो, the work done against conservative force is completely recoverable, ऐसा हम लिख सकते हैं। work done against conservative force is completely recoverable, recover कर सकते हैं हम वापस उसमें से, okay। whereas work done against non conservational force is not recoverable। work done against conservative force is recoverable, while work done against non-conservative force is not recoverable, is not completely recoverable। लिख लिया? लिख लिया? Yes. Sir. कोई डाउट? नो। नो सर। चलो आगे लिखेंगे अब, पोटेंशियल एनर्जी में ही लिखे, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पहला पॉइंट लिख लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लिखो द एनर्जी स्टोर्ड in any object due to its position,
the energy stored in any object due to its position is called position in a gravitational field. The energy stored, लिख लूं, the energy stored in any object due to its position in gravitational field is called gravitational potential energy. Gravitational potential energy. लिख लो जल्दी से. The energy stored by any object due to its position in gravitational field is known as gravitational potential energy. लिख लिया? हाँ सर लिख लिया. लिख लिया? आगे बढ़े? हाँ सर. Yes. ओके, लिखो आगे. if we take an object of mass m to a height h in the gravitational field of earth, then change in potential energy of the object is equals to negative of work done by gravitational force. ओके, कोई m मास वाले ऑब्जेक्ट को हम जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो कि h हाइट ऊपर है वहां तक ले जाएंगे, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो किसके इक्वल होगा? इट विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. लिख लिया ये? सर 1 मिनट. सर 1 मिनट. लिख लो. m मास वाले ऑब्जेक्ट को जब h हाइट तक लेके जाएंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा बेटा, वो एक्चुअल में क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं करते हम mgh से. हम किसको डिफाइन कर रहे हैं बेटा? mgh से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, which means negative of minus force into displacement, mgh. mgh जो आएगा वो क्या आएगा? change in potential energy, not potential energy. आ रहा है समझ में? ऊपर से चला जा रहा है? आ रहा है सर. आ रहा है. लिखो, फटाफट लिख लो. डेल्टा PE is equals to mgh. डेल्टा PE is equals to mgh. लिख जाए तो बता दो. सर नीचे वाला हो गया. नीचे वाला हो गया? ओके, ऊपर वाला भी लिख लो पहले. लिख लिया? नहीं सर 1 मिनट. क्या बोल रहे हो?
1 मिनट सर। ओके हो गया सर। हो गया सबका? हाँ सर हो ओके स्टोर समझ में आ गया, ये पूरा समझ में आ गया? लिख लिया? यस सर लिख लिया। सर एक डाउट ओके था, हाँ बोलो। मतलब वो एक क्लियर नहीं हुआ। आपने समझा तब कि आपने बोला कि वो पोटेंशियल है ना, मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं या फिर ऊपर खींचते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है। तो एनर्जी स्टोर होने से हाँ मतलब क्या है? एनर्जी स्टोर होने से मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट के पास कुछ एनर्जी अंदर एक्स्ट्रा आ गई है, स्टोर हो गई एनर्जी। जैसे इस मार्कर को यहाँ पे रखे या उससे भी ऊपर हाइट पे रखे, जितनी हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैं बोल सकता हूँ कि उसके पास ज्यादा एनर्जी स्टोर हो रही है। तो आ रहा है उसको समझ में? जैसे इफेक्ट क्या स्प्रिंग के होगा? अंदर ये चीज क्लियरली दिखती है। देखो बेटा, स्प्रिंग के अंदर वो चीज क्लियरली दिखती है कि जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगी तब क्या होगा, उसमें ज्यादा एनर्जी होगी। जब ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी तो उसके पास एनर्जी नहीं थी। ये तो समझ में आ रहा है ना? यस सर। एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी का मतलब होता है वर्क करने की कैपेबिलिटी, एबिलिटी टू डू वर्क। तो जब ये कंप्रेस थी तो इसके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो ये ऑब्जेक्ट पे वो फोर्स लगा के उसका डिस्प्लेसमेंट करवा सकती है। इसका मतलब उसके पास क्या है, कुछ ना कुछ वर्क करने की एबिलिटी है। दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ स्टोर्ड एनर्जी इन द स्प्रिंग। आया समझ में? यस वैसे ही सर। जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे होता है तो ये ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर हाइट में है, इसकी वजह से इसके पास एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। वो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगी, सर ऑब्जेक्ट के पास वहां पे एनर्जी होगी। हाँ बोलो। सर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इतनी हाइट पे ले जाए कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर निकल जाए तो फिर उसके बाद हाँ पोटेंशियल तो एनर्जी। ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर। ओके ग्रेविटेशन जहां पे है ही नहीं वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। नहीं सर, मीन्स अगर हम उसको हाइट पे, आ रहा है समझ में? सर अगर हम उसको लेके जा रहे हैं हाइट पे तो मीन्स उसका स्टोर होती हम्म। जाएगी और बाद में जैसे ही वो ग्रेविटेशन। नहीं 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 ना बेटा, ना बेटा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हाइट पे लेते जाएंगे तो स्टोर होती जाएगी। बिकॉज तुम ध्यान से देखो, ये जो अपना अर्थ है उसका अगर तुमने नाइन्थ का थोड़ा बहुत भी पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता था यस। जी, स्मॉल जी। ये क्या होता था, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो अगर हम लोग सरफेस की बात करें, जैसे कि मान लो हम लोग अपने अर्थ की सरफेस से 10-15 किलोमीटर तक की बात चल रही है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तब तक तुम बोल सकते हो कि हाँ भाई एनर्जी का इंक्रीज हो सकता है ऐसा कुछ। बट जैसे जैसे और ऊपर जाओगे ग्रेविटेशन फील्ड नहीं रहेगा। तो ये फील्ड नहीं रहेगा उसका मतलब क्या हुआ कि जो अर्थ की जो अट्रैक्टिवनेस जो थी वो कम हो जाएगी। अर्थ अब उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कम करेगा। आ रहा है समझ में? यस सर। ये एनर्जी स्टोर क्यों हो रहा था? एनर्जी स्टोर इसलिए हो रही है बिकॉज अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर अर्थ ने उसको अट्रैक्ट करना बंद हो गया तो एनर्जी स्टोर नहीं होगा। स्पेस में मैं इस पेन को इधर से इधर ले आऊंगा तो वहीं के वहीं रहेगी, नीचे नहीं आने वाली। यस। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? ओके आगे बढ़े, यहां तक समझ में आ गया? यस सर। पक्का समझ में आ गया? पोटेंशियल एनर्जी mgh उसमें स्टोर होगी, वो समझ में आया। दूसरी चीज बेटा, हम लोग mgh जो है वो क्या ले रहे हैं, यहाँ पे लिख लो। हियर हियर mgh is not actual potential energy of the object due to earth's gravitational field. It is
just the change in potential energy due to earth. ओके, mgh जो है वो एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है. ओके, ये क्या है? जस्ट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है. तो हम लोग क्या मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं कि मान लो अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की सरफेस पे जीरो है, बट एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी उसकी जीरो नहीं होती है. समझ में आ रहा है? बिकॉज अर्थ के नीचे एक खड्डा खोदोगे तो वापस ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा. नीचे गिर रहा है मतलब उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी आई, तभी तो नीचे जा रहा है. यस आ रहा है समझ में? ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे जीरो नहीं होती. तो ये जो mgh है वो जस्ट क्या है, यहां से यहां तक में कितना पोटेंशियल में चेंज आया वो है. उसकी एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाली हमने. आ रहा है समझ में? यस एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी कब कैसे निकालते हैं वो लिखेंगे आगे. लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ. center of earth and outside the gravitational field. दो जगह पे जीरो होगी. कहाँ पे, कौन सी दो जगह पे जीरो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? एक तो सेंटर ऑफ अर्थ पे जीरो होगी और दूसरा कहाँ पे होगी? दूसरी होगी स्पेस में, जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है वहां पे जीरो होगी. आ रहा है समझ में? ये लिखते जाओ. लिख लिया? लिख लिया बेटा? यस सर, लिख लिया. ओके, बड़े आगे. यस चलो नेक्स्ट लिखो. तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई, वो हमने कैसे निकाली? वर्क डन से निकाली. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. हाँ या ना? पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं v, अभी तक u भी बोल सकते हैं, v भी बोल सकते हैं. तो v कैसे निकाला हमने? माइनस ऑफ f dx. हाँ या ना? बेटा नहीं समझ में आ रहा है. माइनस ऑफ वर्क डन होगा, पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं अब v बोल रहा हूँ. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, या फिर चलो p बोल देते हैं. खुश? अब तो सही है? अरे यार रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो कोई. यस सर यस. ऐसा तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि स्लो चल रहा है तो थोड़ा फास्ट कर दे. ऐसा तो नहीं ना कि मैं छोटी छोटी चीजों पे क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ तो तुमको स्लो लग रहा है तो फास्ट कर ले. नहीं सर, सही है. नहीं सर सही. बराबर है इतना ही. हाँ सर, सही है. सर ऐसा तो नहीं है ना कि मैं पूछ रहा हूँ तुम आंसर नहीं दे रहे हो, मतलब तुमको लग रहा है कि ये तो सर आ रहा है, क्या टाइम पास अरे चल नहीं रहा है. सर. ऐसा नहीं हो रहा ना. नहीं तो देखो ध्यान से, नहीं सर. पोटेंशियल एनर्जी क्या है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन, मतलब माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, बिकॉज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इनटू डेल्टा एक्स. ये तुम्हारा डेल्टा पी होगा. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ कंजर्वेटिव इनटू डेल्टा एक्स. ओके, इसको अगर हम लोग और सिंप्लिसिटी फॉर्म में लिखे, मतलब कि लिमिट लेके लिखे, तो मैं लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या? एफ डॉट डी एक्स, नेगेटिव ऑफ एफ डॉट डी एक्स. तो यहां से मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूं? डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख सकता हूं, माइनस ऑफ दैट. अरे आ रहा है? यस सर. ओके, डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एक्स. ओके, या ये चला गया ऊपर से सब? अरे यार बोलो हाँ ना, कुछ बोलो. हाँ गया?
हाँ सर आ आ गया? हाँ सर आ लिख लिया? लिख लिया? नहीं सर, ये नहीं लिखा, एक मिनट। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। एनसीईआरटी में बेटा पी की जगह पे वी लिखा हुआ है हर जगह पे, तो वो समझ लेना। यस। चलो अब एक क्वेश्चन करवाता हूँ, वो क्वेश्चन पहले करेंगे एक्सरसाइज का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, वीडियो ऑन रख लो तो अच्छा रहेगा। चलो क्वेश्चन दिख रहा है, एग्जाम्पल 6.6। A block of mass 1 kg moving on a horizontal surface with a speed of 2 meter per second enters a rough patch ranging from x is equals to 0.1 to x is equals to 2.01. The retarding force Fr on the block is in the range is inversely proportional to x over this range. So Fr जो है वो है minus k by x for 0.1 to 2.01 and Fr 0 रहेगा जब 0.1 से पहले या 2.01 से बाद में जाओगे तो। where k is 0.5 joule, what is the final kinetic energy and the speed of the block as it crosses this patch? ओके ये क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? जल्दी से ट्राई करो, 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से ट्राई करो। क्वेश्चन आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आ रहा है। ओके हो जाएगा या करके दिखाओ? सर आप करके दिखाओ ना। नहीं आ रहा है कुछ समझ में? नो सर। चलो बोर्ड देखो फिर ध्यान से। बोर्ड दिख रहा है सबको? यस सर। चलो क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, लिस्ट बना ली। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, उसकी इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। ओके, एंटर्स अ रफ पैच स्टार्टिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0.1 टू 0.01। 0.01 यहाँ पे नहीं है, 0.1 से 0.01 तक। कोई डाउट? ये दे रखा है यहाँ तक? ऊपर भी हो ओके जाएगा ना? हाँ सॉरी, 0.1 से 2.01 तक, मतलब इतना डिस्टेंस में फ्रिक्शन लग रहा है। ये रफ पैच है, रफ पैच का मतलब कहीं फ्रिक्शन फोर्स जैसी कोई चीज लग रही है, पर उसकी वैल्यू जो है वो इस पर डिपेंडेंट है। माइनस के अपॉन एक्स, के की वैल्यू दे रखी है 0.5, तो मैं यहाँ पे 0.5 मतलब हाफ हो जाएगा, तो -1/2x लिख सकता हूँ। कोई डाउट? तो इतना रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है यहां से यहां तक पहुंचने में। एक बात बताओ, ये रेजिस्टिव फोर्स जो है वो कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है? जो रेजिस्टिव फोर्स है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? जल्दी बोलो। वेरिएबल है सर। वेरिएबल फोर्स है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, अब जैसे ये यहां से यहां जाएगा
तो रेजिस्टिव फोर्स लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड कम होगी। तुम्हें पूछा है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट कम्स फ्रॉम दिस पैच। यहाँ पे जब पहुंचेगा तब उसकी स्पीड कितनी है ये बताओ, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है ये बताओ। बहुत ही सिंपल है बेटा, इसमें कर लोगे अब या करके देखो वापिस पूरा? कर लोगे? करके बताऊं? जल्दी बोलो। सर आप 2 मिनट दो, 2 मिनट। 2 मिनट कर ले। ओके, अब मैंने क्वेश्चन पूरा समझा दिया, 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से यस ट्राई सर। करो, फटाफट ट्राई करो क्वेश्चन। चलो क्या है इसमें, जैसे ये रफ पैच पे आएगा, क्यों? बिकॉज वर्क डन अगेंस्ट रफ पैच की वजह से क्या होगा, वर्क डन होने वाला है। वर्क डन क्या करता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि वर्क डन जो होगा वही तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। हमको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है, फाइनल एनर्जी अगर ढूंढनी है तो मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, वर्क डन ढूंढना पड़ेगा। वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट फोर्स कहाँ पे है, ऐसा वेरिएबल फोर्स है। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ आर डी एक्स करेंगे, स्मॉल चेंज इन एक्स। आ रहा है समझ में? तो क्या आएगा ये, इंटीग्रेशन ऑफ -1/2x। माइनस लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, बिकॉज वर्क डन ऑलरेडी नेगेटिव आने ही वाला है, तो माइनस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा वैसे तो, बिकॉज फोर्स, अच्छा नेगेटिव लिख लेंगे, सॉरी नेगेटिव लिख लेंगे बेटा, बिकॉज फोर्स की वैल्यू जो है और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पे होगा। तो -1/2x dx ऐसा समझ सकते हो कि ये माइनस जो है वो क्या है, कॉस रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस 180 रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई डाउट? नो सर। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x जो है उसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx कितना होता है, ln x। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln x। 1/2 ln x, कहां से कहां होगा, x की इनिशियल वैल्यू है 0.1, फाइनल वैल्यू है 2.01। कोई डाउट? ln 2.01 माइनस ln 0.1। कोई डाउट? तो ये कितना आएगा, ln 2.01 डिवाइडेड बाय 0.1। 0.1 को मैं 2.01 को मैं इस पे 100 लिख सकता हूँ, सिमिलरली 0.1 को 1/10 लिख सकता हूँ। आ रहा है समझ में? यस। कितना आएगा, 20.1 आएगा। सो इस ln की वैल्यू पुट करेंगे। कोई डाउट? ln की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। करके दिखाऊं आगे पूरा? बेटा करके दिखाऊं चलेगा? हेलो? हाँ सर चलेगा ना या करके दिखाऊं? चलेगा। ओके, इसके बाद क्या करना है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएगी उसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दैट न्यूमेरिकल वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी का चेंज हाफ mv² माइनस हाफ mu² इज इक्वल टू दिस। ये तुम्हें पता है, इनिशियल वेलोसिटी 2 दे रखी है, तो ये पता है, तो यहाँ से फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। वहां पे उस तरफ चला जाएगा तो हाफ mu² माइनस वो वाला, माइनस मतलब प्लस, बट यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव में आएगी, तो वहां से काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। एक बार काइनेटिक एनर्जी मिल गई तो हाफ mv² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी करके स्पीड निकाल सकते हैं, हाँ या ना? आ रहा है समझ में? बेटा समझ में आ रहा है, कुछ बोल दो। यस सर, आ रहा है सर। आ गया सर। अच्छा, बढ़े आगे, आगे बढ़े। यस यस सर। सर।